तो जो भी आपकी डायरेक्टरी है उसको यदि आपको हाइड करना है तो सबसे पहले हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, हिडन को चेक लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और ओके करेंगे। लेकिन हिडन गुण लागू होने के बावजूद भी ये यहाँ पर शो हो रही है। इसका कारण है कि कंट्रोल पैनल में फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन और यहाँ पर व्यू और व्यू के अंतर्गत शो हिडन फाइल फोल्डर इनेबल है। इसे करेंगे हम डोंट शो, अप्लाई और ओके। जब आप अप्लाई करेंगे इसको तो ये यहाँ पर हिडन हो जाएगा। ठीक है, मास्क का सभी लोग ध्यान रखें, मैंने सूचित कर दिया था आप लोगों को, है ना। जो जो लेके आए मास्क लगा के रखें, प्रॉपर हो तो समस्या नहीं आएगी। चलिए, तो ये आगे क्लियर है। अब यदि ये शो करना है तब भी हम कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल में फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, व्यू से के अंदर शो हिडन फाइल फोल्डर, अप्लाई करेंगे देन ओके करेंगे। आप पाएंगे कि डायरेक्टरी शो हो चुकी है, ये IMP, ये न्यू फोल्डर। ठीक है, लेकिन इस पर हिडन गुण लागू है तो उस को हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे और ये चेक हटा देंगे, ओके करेंगे। अब देखेंगे कि ये डायरेक्टरी और इस डायरेक्टरी में अंतर दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर हिडन लागू है। इस पर भी हटाना है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, चेक हटाएंगे, अप्लाई करेंगे, ओके और ओके, ये शो। ठीक है, चलिए, तो हमने पिछले क्लास में देखा था फाइल आइकॉन, फोल्डर आइकॉन, शॉर्टकट आइकॉन, प्रोग्राम आइकॉन। आज हम बात कर रहे हैं सिस्टम आइकॉन। सिस्टम आइकॉन के लिए हम बात करें तो ऐसे आइकॉन जो सिस्टम के साथ हमेशा जुड़े हों, यानी वो सिस्टम के अभिन्न अंग होंगे। तो कौन कौन से आएंगे, एक तो दिस PC जिसे हम बोलते हैं माई कंप्यूटर, नेटवर्क प्लेस, इसके साथ ही कंट्रोल पैनल, एक यूजर डायरेक्टरी, और रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन हमारा, हाँ, वो इमेज कार्ड देखने में। ठीक है, एक इंटरनेट एक्सप्लोर हुआ करता था लेकिन अब नहीं है सिस्टम आइकॉन में। सबसे पहले हम रिसाइकल बिन से शुरुआत करते हैं। रिसाइकल बिन यानी कचरे का डिब्बा, और जब भी आप सिस्टम के अंतर्गत कोई भी फाइल या फोल्डर, क्या बात कही हमने, फाइल या फोल्डर डिलीट करते हैं तो डिलीट होकर के रिसाइकल बिन में जाता है। हम न्यू फोल्डर पहले देख लें, इसमें क्या है, कुछ वीडियोस वगैरह ही है, कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं इसको डिलीट करना तो सेलेक्ट कर डिलीट करेंगे। जब आप डिलीट करेंगे तो यहाँ से उठ करके मूव हो जाएगा रिसाइकल बिन में। विंडोज 7 में आपसे पूछता है कि क्या आप मूव करने के लिए तैयार है, यानी कि आपके जो उपयोगी क्षेत्र है इससे आप इस डस्टबिन में इसको मूव करने के लिए, डालने के लिए तैयार है। हम कहते हैं यस, हम तैयार। यस करने पर वो रिसाइकल बिन में डाल देता था। विंडोज 10 में इसको कहा गया कि यूजर ने प्रोसीजर दर्शाया है तो श्योरिटी ही होगी कहीं ना कहीं, तो यस और नो का ऑप्शन हटा दिया, बोले हाँ डायरेक्टली मूव करें। क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि यदि आपको लगता है कि आपकी फाइल इंपॉर्टेंट है तो आप रिसाइकल बिन से वापस ला सकते हैं। यानी कि हमने एक रूम में अपना डस्टबिन रख रखा है और कोई उपयोगी या अननेसेसरी था, उपयोगी नहीं था, उस फाइल को उठा करके हमने डस्टबिन में डाल दिया। डालने के बाद हमें लगता है कि ये फाइल हमारे काम की है तो सीधा सा है, डस्टबिन का ढक्कन खोलेंगे और उस उपयोगी डेटा को या जो भी सामान था उसको हम निकाल लेंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होता है। आपको लगता है
कि ये हमारे काम का है, तो आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करिए। मैं छोटा सा एक सेटिंग कर रहा हूँ, ये हट करके है। असल में क्या हमारा माउस क्लिक लॉक है, कोई सेटिंग में तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे। हमें लगता है कि ये काम का है, डबल क्लिक कर रिस्टोर का ऑप्शन आएगा, इसको हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो हमारी जो फाइल रिसाइकल बिन में गई हुई थी वो वापस आ गई। लेकिन आपको लगता है कि ये आपके फाइनली किसी काम का नहीं है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करेंगे, रिसाइकल बिन में जाएगा। आपको लगता है कि यहाँ भी हमारे काम की नहीं है, तो आप इसको डिलीट प्रेस करिए और खाली कर दीजिए। एक अच्छा यूजर रिसाइकल बिन को समय समय पर खाली करता रहता है, क्योंकि रिसाइकल बिन आपके ड्राइव का ही यूज करने वाला क्षेत्र है, उसी को कंज्यूम करता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे हमने डस्टबिन यहाँ पर रख रखा है इसी रूम के अंतर्गत, आप फाइलें भरते जाएंगे। सही तरीका क्या है कि जब वो डस्टबिन भर जाए तो आप उसको ट्रॉली वालों को दे दें, ताकि वो नियत जगह पर उसको फेंक के आ जाए। लेकिन वो भरता जा रहा है, क्या होगा, एक समय बाद ओवरफ्लो होगा और जगह कौन सी घेरेगा, आपकी यही जगह घेरेगा। भरते जाने दो, इसको भरते जाने दो। फिर क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो यूजेबल क्षेत्र है वो पूरा भर जाएगा। तो रिसाइकल बिन भी आपकी ड्राइव का ही एक क्षेत्र होता है, यूजेबल क्षेत्र। ड्राइव में दो प्रकार के भाग होते हैं। एक तो हमें जो यूटिलाइजेशन के लिए दे दिए, आपने 1 टेराबाइट की यदि हार्ड ड्राइव लगाई है तो ध्यान रखिएगा 1 टेराबाइट स्पेस आपको नहीं मिलता है यूज करने के लिए। जैसे हमने 25-50 का प्लॉट बनाया, मकान बना रहे हैं हम, तो आपने देखा होगा कि पूरा 25-50 हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा हमने स्क्वायर बना दिया, हम इसको ऐसे लेंगे, माना कि ऐसे में 50 है, ये 25 है, तो हमें कुछ क्षेत्र इसमें क्या अननेसेसरी चला जाता है, जैसे जीने की जगह चली जाती, उसके नीचे की जगह हम पूरा यूज नहीं कर सकते। फिर क्या करते हैं हम उसमें, बोले इसमें एक काम करो, अटाला डाल दो, अननेसेसरी फैल। हर सिस्टम का भी यही है। सिस्टम यहाँ पर दो प्रकार का स्पेस बनाकर चलता है, एक तो वह यूजेबल क्षेत्र और एक अनयूजेबल क्षेत्र। जब भी कोई फाइल को आप डिलीट करते हैं तो यदि रिसाइकल बिन में डिलीट किया तो इस यूजेबल क्षेत्र में से ही वो स्पेस लेता जाता है। यहाँ से फाइलें डिलीट की, यहाँ पे कवर कर दिया, यहाँ पे कवर कर दिया, कवर करता है, ये बढ़ता जाएगा। एक समय बहुत ज्यादा हो गया है तो ये बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि आपने समय समय पर रिसाइकल बिन को डिलीट कर दिया तो ये उठा करके एक क्षेत्र जो अनयूजेबल है उसमें डाल देगा। प्रोसीजर सेम यदि इस प्रणाली को हम समझे तो इस प्रकार की होती है, जैसे हमने कोई कचरा था उसको उठा करके रिसाइकल बिन में डाला। अब हम उसको साफ करने के लिए सही तरीका क्या अपनाते हैं कि जो कचरे का डिब्बा है उसमें से जो कचरा है उसको ट्रॉली वालों को दे देते हैं। उससे क्या होगा, समय पर खाली होता जाएगा। तो यूजर का एक सही तरीका है कि जब भी रिसाइकल बिन भर जाए तो ऐसा बताएगा नहीं आपको ये, लेकिन हाँ 10 से 15 दिन या महीने में एक बार आप रिसाइकल बिन को क्लियर कर दें। अच्छे यूजर का रिसाइकल बिन तो अधिकतर खाली होता है, लेकिन कभी कभी डेली रिसाइकल बिन को डिलीट करना नुकसानदायक भी हो सकता है। क्यों हो सकता है कि आपने कोई फाइल डिलीट किया और उस फाइल को डिलीट करने के बाद आपको लगा कि वो फाइल काम की है, अब आपने उसको रिसाइकल बिन से भी हटा दिया, तो रिसाइकल बिन के बाद फाइल जाने के बाद फाइल को लाना असंभव सा है, लेकिन पूर्णतः नहीं। कैसे, जैसे रिसाइकल जो आपका कचरे का डिब्बा है उसमें आपने कोई उपयोगी फाइल पहुंचा दिया। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या किया कि जो कचरा था उसको ट्रॉली वालों को दे दिया। अब आपको दूसरे दिन पता चला कि जो ट्रॉली वालों को कचरा दिया है उसमें हमारा कोई उपयोगी फाइल है, आप ला सकते हैं या नहीं ला सकते। पॉसिबल ही नहीं है
क्योंकि पूरे शहर का कचरा इकट्ठा होता है। सभी लोग इस बात से सहमत है? मैं अभी सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि आप ला सकते हैं या नहीं ला सकते। कुछ लोग हैं कि ला सकते हैं और कुछ है कि नहीं ला सकते। कंफर्म नहीं ला सकते वाले कितने लोग हैं? ये ऐसे युवाओं का देश मेरा समृद्ध भारत, जिसपे हमारे प्रधानमंत्री जी गर्व करते हैं। फर्स्टली हमने ये नहीं कहा सकते कि लाने के तरीके क्या है, फर्स्टली हम कह रहे हैं कि ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। अब देखिए, आपका जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव कैसे बदलेगा। आपने कचरा दिया, दूसरे दिन आपको पता चला कि उसमें एक 100 रुपए का बिस्किट है। अब आप बताएं, ला सकते हैं या नहीं ला सकते? एक सोने का बिस्किट है। अब आपकी स्थिति, आपके रिएक्शंस क्या होंगे? अब आप उन चीजों को देखेंगे कि किस प्रोसीजर के माध्यम से ला सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस ट्रॉली वाले से भैया से पूछेंगे, भैया कल को सामान तू डाल के आयो तो आयो का वो कचरो जो थो कहाँ डाल के? हम नहीं जाएंगे कचरे में, लेकिन हम तरीके अपना सकते हैं। हम कहेंगे भैया आप एक काम करिए, 5,000 रुपये ले लीजिए, लेकिन कल का जो कचरा था उस कचरे में से हमारा कुछ उपयोगी सामान है वो निकाल के दे दीजिए। यदि आपका सोने का बिस्किट 5 लाख रुपए का है तो आप 5,000 देने को तैयार होंगे या नहीं होंगे? 5,000 क्या, हम 20 से 25,000 रुपये भी देने को तैयार हो जाएंगे। वही आपकी जो भी मेहनत लगे, 5 मजदूर है, दिन भर का आप 500 रुपये लेते हो, 1,000 रुपये लो, या दिन भर का आप 2,000 रुपये लो एक मजदूरी, पर हमें वो चाहिए। यानी कि जब रिसाइकल बिन में था तब डेटा को लाना बहुत आसान था, क्योंकि कचरे का डिब्बा अभी हमारे हाथ में ही है। भले कचरा बहुत सारा डाल दिया हमने, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे यार इसमें से निकालना, पर फिर भी काम किए तो निकाल लेंगे, निकालते ही हैं। कई मामले होते हैं ऐसे, नाली में कोई चीज गिर जाएगी, 10,000 का मोबाइल गिर जाएगा, नहीं निकालेंगे। मैंने खुद ने निकाला भैया थोड़ी ना 10,000 का मोबाइल गिरा है, प्रोसीजर तो अपनाना पड़ेगा। आसान था, निकाल लिया, लेकिन प्रोसीजर लंबा है, नदी में गिर गया है तो फिर लंबा प्रोसीजर जाएगा। यानी अभी हमारे पास जो रिसाइकल बिन है वहां से आसान है। यदि आपने वहां से भी डिलीट कर दिया तो ये मान के चलेगा कि ला तो सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर थोड़ा सा टफ है। क्या होता है, रिसाइकल बिन से जब आप फाइल को डिलीट करते हैं तो एक ऐसे क्षेत्र में, क्योंकि यहां से जब आपने डिलीट किया तो आपने देखा कि अभी एक फाइल निकल के गई बाहर, नहीं गई? गई। इसने देखा है, दूरदृष्टा है, कंप्यूटर से फाइल डिलीट होकर गई, है ना? तो क्या होता है कि सिस्टम में जब आप कोई फाइल को डिलीट करते हैं, बनाते हैं और डिलीट करते हैं, तो सब फाइलें वर्चुअल स्थिति में बनती है, आभासी रूप में बनती है कि ये फाइल बनी है, फिजिकली कुछ नहीं है। डिलीट करेंगे तो कोई चीज बाहर निकल के नहीं जाएगी, यानी सिस्टम में ही बना, सिस्टम में ही खत्म हुआ। तो सिस्टम में खत्म हो तो कौन सा, तो क्या करता है सिस्टम कि हार्ड ड्राइव का एक पैरामीटर है, उस में से, जैसे ये 120 का हार्ड ड्राइव नहीं 256 का हार्ड ड्राइव है, या ज्यादा होगा क्योंकि फ्री स्पेस 291 का दिखा रहा है, ये 512 के समथिंग होगा। तो अब हम देख पा रहे हैं कि पूरा हार्ड ड्राइव यहाँ पर हमें शो नहीं करेगा। यदि 1 टेराबाइट का भी आप हार्ड ड्राइव लेंगे तो 1 टेराबाइट आप जब मापेंगे उसका तो आपको 1 टेराबाइट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ जगह वो ऐसे बचा के रखता है। मान के चलिए कि 5 जीबी 1 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव है, तो मान के चलिए कि 10 जीबी का स्पेस तो वो बचा करके रखेगा, ताकि जब आप फाइलों को डिलीट करें तो वो जो परमानेंट डिलीट हो रही है उस क्षेत्र में जाकर के बैठ जाए। जैसे हम सुजालपुर का जो भी कचरा नगर पालिका वाले एक ऐसी जगह पर डाल के आ जाते हैं, हमने देखा है कि दूर एक तरफ जहां कोई वास नहीं करते हैं और जो बंजर भूमि है जहां पर पैदावार भी नहीं होता, वहां पर सारा कचरा डला होता है। एक समय बाद वो जला देते हैं, वो एक बात अलग है। सिस्टम की हार्ड ड्राइव को या एसएसडी को जो सेकेंडरी मेमोरी, आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, पूरा हार्ड ड्राइव तोड़ दिया है। और तोड़ करके भी ऐसा नहीं, 2 बटके यदि हार्ड ड्राइव के हो गए तो भी एक प्रोसीजर होता है, सेंसर्स लेजर्स होते हैं जिससे डेटा को रिकवर किया जा सके, लेकिन हार्ड ड्राइव का पूरा जला दिया गया है। ऐसी स्थिति में फिर संभव ही नहीं है कि उसको वापस ला सके। लेकिन यदि सिस्टम चालू है, हार्ड ड्राइव के साथ में कुछ नहीं हुआ है, तो आप उस डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर सकते हैं। बस तरीका यह है कि जैसे आप सामान फेंकते हैं, कोई भी
कचरे के डिब्बे से ट्रॉली वालों को देते हैं और लाने के लिए पैसा देना होता है, ऐसे ही जब रिसाइकल बिन से आप फाइलों को डिलीट करेंगे तो वह एक अनयूजेबल जगह जो आपको दिखाई नहीं दे रहा उस जगह पर है, वहां से लाने के लिए रिकवर करेगा। तो रिकवरी एप्लीकेशन आते हैं और वो पैसा लेते हैं। 1 GB और 2 GB तक का तो आपको इंटरनेट पर आप जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिकवरी एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। डेटा रिकवरी करके आप सर्च करिएगा और इंस्टॉल करना होगा तो 1 GB 2 GB तक का तो फ्री दे देंगे। ये जितने भी फ्री लिखे हैं ये सब आपको 1 GB 2 GB तक का ही देंगे, बाकी यदि है तो फिर पैसा लेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि आपका पूरा डेटा शो कर देंगे, 40 GB की पूरी फाइल का एक का नाम दे देंगे वो कि ये आपका डेटा था, दिखाएंगे, लेकिन देने के लिए बोले पैसे दो पहले। लाइसेंस सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा, आप रिकवर कर सकते हैं। एक रीस्टोर का प्रोसीजर अवश्य होता है सिस्टम के अंतर्गत, लेकिन उसको आपकी संभावनाओं को ध्यान में रख करके रिस्टोर पॉइंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा, देन आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो पूरा सिस्टम रिस्टोर होगा, उसमें आपकी फाइलें जो डिलीट हुआ था वो भी वापस आ जाएगी। पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रिस्टोर पॉइंट क्रिएट करके रखते हैं और ये संभावनाओं को लेकर चलते हैं कि इन फ्यूचर हमारा डेटा लॉस हो जाए तो हम आज का डेटा वापस रिकवर कर सकें। पर ऐसी स्थिति है कि आपने रिस्टोर पॉइंट क्रिएट भी नहीं किया है, डेटा डिलीट हो गया है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप रिकवरी एप्लीकेशन यूज करें। 5 या 10 GB तक का आपका डेटा है और 1 GB एक एप्लीकेशन दे रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि 4-5 अलग अलग सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड करके 1 GB पर ऐसे में भी समस्या आती है क्योंकि हर एप्लीकेशन स्टार्टिंग से डेटा को उठाता है 1 GB का। अब पहले वाले सॉफ्टवेयर से 1 GB का आ गया, दूसरा भी वहीं से उठा करके आपको देगा, प्रोसीजर वही है। तो ऐसा बहुत कम हो पाता है कि हम अलग अलग सॉफ्टवेयर से 4-5 GB तक का यदि डेटा है तो उसको रिकवर कर पाए। तो ऐसी स्थिति में हमें फिर कुछ लोग अवश्य इस जो रिकवरी एप्लीकेशन है उनको क्रैक वर्जन को यूज करते हैं, लेकिन जो क्रैक वर्जन यूज करते हैं उसमें फाइलों के एक्सटेंशन भी चेंज हो जाते हैं, साइज में भी अंतर आ जाता है, तो उसका कम ही यूज करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। आप लाइसेंस पर जाएं, डेटा आपका सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा। और यही कारण है कि कंप्यूटर पर विश्वास किया जा सकता है कि यदि किसी कारण पर डेटा लॉस होता है तो हम उसे रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिसाइकल बिन। अगला आता है दिस पीसी, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है वहां तक पहुंच बनाता है दिस पीसी या माई कंप्यूटर। इसको आप क्लिक करेंगे, जितने भी आपकी मेमोरी होगी पेन ड्राइव वगैरह पे आप लगाएंगे वो भी यहीं पर शो होगी। आपको किसी फाइल को, जैसे डी ड्राइव से हमें किसी फाइल को लेना है तो डी ड्राइव को हम ओपन करेंगे। जिस भी फाइल को कॉपी करना है तो आप कंट्रोल से कॉपी करिए, ये राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट करना, उदाहरण के तौर पर हमें इस लोगो वाली फाइल को, वर्ड लोगो वाली फाइल को, फोल्डर है असल में ये, इसको डेस्कटॉप पे लाना है तो हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का ऑप्शन है, राइट क्लिक करें या कंट्रोल भी कर देंगे तो भी ये यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आया है, ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी फाइल फोल्डर की कॉपी डिलीट करना है। एक और होता है कि आप को ये कंफर्म है कि ये हमें काम का नहीं है, तो आप फिर क्या करिए, ऐसी स्थिति में डिलीट ना करते हुए शिफ्ट के साथ डिलीट करिए। शिफ्ट के साथ डिलीट करने में और डिलीट करने में दोनों में अंतर है। डिलीट करेंगे तो मूव होती है फाइल आपकी रिसाइकल बिन में, और शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो परमानेंटली बोल रहा हूँ। आर यू श्योर यू वांटेड टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर? अब आप रिसाइकल बिन से इस फाइल को नहीं ला पाएंगे क्योंकि ये रिसाइकल में गए ही नहीं है। तो जब आपको अश्योरिटी रहे कि हाँ ये हमें हमारी काम की ही नहीं है तो आप शिफ्ट के साथ डिलीट करिए। और ये शॉर्टकट सीपीसीटी जैसे एग्जाम्स में या अन्य कॉम्पिटिटिव में पूछे जा सकते हैं कि आप डिलीट करने के लिए क्या प्रोसीजर आप अपनाएंगे। ठीक है, तो दिस पीसी को क्लिक करके आप देख भी पाएंगे कि कितनी फाइलें हैं, कितनी फोल्डर्स हैं, ड्राइव में स्पेस कितना है। ये यहाँ पर ड्राइव टोटल साइज बता रहा है 97, फ्री स्पेस में 57 बता रहा है, और टोटल साइज बता रहा है 378, और स्पेस बता रहा है 291। ठीक है, तो ये आप कर पाएंगे। अगला आता है नेटवर्क प्लेस या नेटवर्क। तो नेटवर्क प्लेस की आवश्यकता हमें एक तो नेटवर्क का इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी आवश्यकता रखता है, लेकिन वर्तमान समय अधिकतर प्लग इन प्ले है। आप यदि मोबाइल से चलाते हैं यूएसबी लगा करके, तो आपने देखा होगा कि जब हम थ्रेडिंग यूएसबी थ्रेड्स ऑन करते हैं तो डेटा शेयर कर देता है वाया पीसी। ये अब वर्तमान समय में अच्छा हो गया। आप किसी डोंगल से चलाते हैं
तो भी बड़ा आसान हो जाता है इंटरनेट चलाना। दूसरा, आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिए हुए हों तो लैन पोर्ट पर केबल लगाएंगे, वो भी अधिकतर प्लग इन प्ले है, तो उसमें नेट चलाने में आपको कोई समस्या नहीं आती, कोई प्रोसीजर से नहीं गुजरना होता है। लेकिन नेटवर्क स्थापित करना है, नेटवर्क स्थापित यानी एक से अधिक कंप्यूटर है, जैसे 5 कंप्यूटर आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, उन 5 कंप्यूटर के बीच में एक प्रिंटर है, तो प्रिंट हम एक ही प्रिंटर से निकालेंगे। पांचों कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर से हम प्रिंट दें तो उस प्रिंटर से निकल जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें उन कंप्यूटरों को भी आपस में जोड़ना है डेटा शेयरिंग के लिए और नेटवर्क प्रिंटर शेयरिंग के लिए। प्रिंटर शेयरिंग के लिए पांचों कंप्यूटर को जोड़ना जरूरी नहीं है, जिस सिस्टम में प्रिंटर कनेक्ट है उससे आप प्रिंटर को शेयर कर दीजिए, बाकी कंप्यूटर एक से जुड़े होंगे तो सभी अलग अलग डिफरेंट प्रिंट दे देंगे। लेकिन यदि हमें आपस में डेटा शेयरिंग करना है उन सभी कंप्यूटर्स में, तो फिर हमें वहां पर नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करना होगा। लैन, यदि हम बात करें इस प्रकार का नेटवर्क की, तो उसको बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी एक संस्थान में एक सीमित जगह पर हमें कंप्यूटर को स्थापित कर रहे हैं, यानी नेटवर्क स्थापित कर रहे हैं। दूसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यदि हमें बड़ा नेटवर्क स्थापित करना है तो वाइड एरिया नेटवर्क हम यूज करेंगे। एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो वहां पर लैन और मैन दोनों प्रणाली काम करती है, पर फिलहाल के लिए हम लैन को समझेंगे। सेम प्रणाली वैन की और मैन की होगी, बस उसमें सर्वर क्लाउड लग जाएगा और नेटवर्क बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें यदि अधिकतर इसकी आवश्यकता लगती है, तो हमें यदि नेटवर्क स्थापित करना है तो फिर नेटवर्क कनेक्शन में जाना होगा। नेटवर्क कनेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर कुछ, सॉरी हमने डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक से तो आप देख पाएंगे जो भी नेटवर्क में शेयर कनेक्शन है उनको आप देख पाएंगे, साथ ही साथ जो शेयरिंग है उसको देख पाएंगे। जैसे ये न्यूज़ करके शेयर है, तो ये सेकंड ऑप्शन। स्थापित करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, नेटवर्क पर राइट क्लिक करेंगे, देन प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेंज एडाप्टर सेटिंग को क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें नेटवर्क दिखेगा। यदि वाया लैन केबल लगा रखा है तो ये जो क्रॉस सिंबल आ रहा है ये स्टेटस में आएगा इस प्रकार का। अभी हमारे सिस्टम में वाईफाई से चल रहा है, वायरलेस नेटवर्क यहाँ पर स्थापित है, तो ये क्रॉस नहीं लगा है, यानी इसमें इंटरनेट है। तो हम दोनों माध्यम में कोई भी हो सकता है, आप लैन से चलाएं तब भी, पर शर्त है कि डेटा नेटवर्क में शेयर करने के लिए और नेटवर्क स्थापित करने के लिए पहले हमें केबल कनेक्शन हो फर्स्टली, इसके बाद आप पूरी प्रोसेस कर पाएंगे। तो उसके लिए दो कंप्यूटर जिसमें इंटरनेट नहीं है और डेटा शेयरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए केबल आता है। ये मेरे पास लैन केबल है और इसको आपको लैन पोर्ट में लगाना होगा। आपके सिस्टम में लैन पोर्ट मिल जाएगा। हमारे सिस्टम में तो हटा ही दिया उन्होंने, दिया ही नहीं इस प्रकार, अलग से जोड़ने का दिया है इन्होंने, यूएसबी लैन कन्वर्सेशन दिया है, पर आपको सिस्टम में मिल जाएगा। मैं बोर्ड में बता सकता हूँ इसको। ये मदरबोर्ड है, इसमें ये लैन पोर्ट है, तो इस लैन पोर्ट पर इस केबल को हम ऐसे अटैच कर देंगे और सेम ये मुआना जो है सेकंड लैपटॉप में आप अटैच कर दीजिए। दूसरा ये केबल ठीक होना चाहिए, खराब केबल से डेटा शेयर नहीं होगा। खराब में कई बार क्या होता है कि इनके ऊपर जंग आ जाती है, एक तो वहां से कई बार ये जो अब ये तो क्या है पहले से बनी हुई है तो इसमें केबल मूव नहीं करेगा यहाँ से, लेकिन जो हम बनाते हैं उसमें कई मामले में इसके केबल के पॉइंटर निकल जाते हैं। मेरे पास ये केबल है, ये हमने बनाया हुआ है, RJ45 जैक होता है, तो ये कई बार ये खींच जाता है और यदि केबल आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो डेटा शेयरिंग नहीं होगा। साथ ही साथ केबल कई बार डैमेज भी हो सकती है आपकी, यदि केबल ठीक है। अब ये कैसे पता करें, तो केबल के लिए एक टेस्टर आता है और उस टेस्टर से केबल को टेस्ट किया जाता है। बाकी कई मामलों में बिना टेस्ट किए भी हम देख लेते हैं कि केबल ठीक है। केबल से यदि नेटवर्क का यानी केबल हमने लगा दिया है, फिर हमें एक तरीका तो होता है कि हम उनका आईपी दे दें। प्रत्येक सिस्टम का आईपी देने के लिए आपको प्रोसीजर अपनाना होगा। आप नेटवर्क पर, इथरनेट वाले ऑप्शन पर या वाईफाई पर, दोनों में से किसी में, जिससे भी आप आपस में कनेक्शन, अभी वाईफाई में तो डायरेक्टली है, ये ऑटो आईपी है इसमें,
तो अभी हम इसमें देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे और यहाँ पर मिलेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP। TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस पर हम क्लिक कर इसकी प्रॉपर्टीज पर जाते हैं। यहाँ पर फॉलोइंग IP भाई अभी है ऑप्टेन ऑटोमेटिकली, तो सिस्टम अपने आप IP इसका ले रहा है। प्रत्येक सिस्टम का IP होता है, IP एड्रेस जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर हमें IP लगाना है तो हम यूज द फॉलोइंग IP को क्लिक करेंगे और यहाँ पर IP की सीरीज होती है। पर्टिकुलरली नॉर्मली हम जो सिर्फ बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं वो है 192.168.1. और इसके बाद लास्ट तक हमारा सिस्टम का जो भी नंबर हम देना चाहिए, जैसे हमने दिया 10, ठीक है। इसके बाद सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट होता है और डिफॉल्ट गेटवे भी हम यही निर्धारित कर देते हैं, तो 10। परफॉर्मेंट DNS सर्वर और अल्टरनेटिव DNS सर्वर से यदि कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम इसको बना करके शेयरिंग कर सकते हैं। खासतौर पे इसकी आवश्यकता है इंटरनेट और डेटा शेयरिंग दोनों के में, लेन और मैन आपको निर्धारित करना है, वहां पर इसकी आवश्यकता लगती है। फिलहाल के लिए हम इसको छोड़ देंगे, ओके करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो इसका जो IP है वो हो गया है 192.168.1.1 सॉरी 1.10 है, ठीक है। अब इन दोनों सिस्टमों का जैसे सेकेंडली एक और सिस्टम है, तो इसका आपने 10 दिया तो उसका दे दीजिए आप 11। तो 10 और 11 के बीच में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उसको पिंग करवा सकते हैं। पिंग करने का और ये देखना कि वो दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास फिजिकली नहीं है, बता रहा हूँ मैं। अभी हम डेटा शेयरिंग तो देखेंगे, लेकिन हम किसके द्वारा देखेंगे? वाया वाईफाई। और हम देखेंगे ऑटोमेटिकली IP पर, उसमें ज्यादा कोई विशेष स्पेशल नहीं, बस इसमें है कि केबल लगाने के बाद आपको IP देना है। सेकंड, आपको स्टार्ट पे जाना है, टाइप करिएगा रन, ठीक है। रन टाइप करने के बाद यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं पिंग PING और उसका IP नंबर। तो हमने IP दिया था 192.168.1.110। जैसे आप 10 करेंगे तो यहाँ पर ये DOS खुलेगा। अभी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। रिक्वेस्ट टाइम इसलिए आ रहा है क्योंकि यह इनेबल नहीं है। जब आप इसको इनेबल कर देंगे, केबल लग जाएगा, तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा कि ये डेटा रिप्लेस करने के लिए प्रिपेयर है, नहीं तो अदरवाइज ये टाइम आउट बताएगा, केबल से लगा होगा तो। फिलहाल के लिए हम इसको वाईफाई से देख लेते हैं। वाईफाई वाले पैरामीटर पर हम जाते हैं और इसका IP देखते हैं। पहले तो राइट क्लिक करेंगे, स्टेटस में जा सकते हैं हम। स्टेटस में जाने के बाद डिटेल को हम क्लिक करेंगे तो इसका बाय डिफॉल्ट IP हम देखते हैं 192.168.0.1 है। यदि आप यहाँ पर इसको आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके लिए विंडो की टाइप करेंगे हम रन एंड 192.168.0.1 यही था ना, एंटर करेंगे। ये इस प्रकार से था रिप्ले फॉर्म 192.168। तो ये सिस्टम रिप्ले करने के लिए प्रिपेयर है, आप उस सिस्टम को देख लीजिए। साथ ही साथ उसका यहाँ पर भी IP देख लीजिए। यदि वो दोनों आपस में डाटा ट्रांसफर करने के लिए तैयार है तो आपको देना होगा 192.168। जैसे बाहर वाले सिस्टम का मुझे ज्यादा विश्वास है कि IP 192.168.10 है। रिक्वेस्ट टाइम आउट बता रहा है, हमें एक बार देखना पड़ेगा 10 है कि 5 है। नहीं, रिप्ले फॉर्म एक मामले में उसने रिप्ले किया। तो पहले हम इसका IP हटा दें क्योंकि दोनों का शायद हमने IP सेम रख दिया है। तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे, IP में जाएंगे, प्रॉपर्टीज में, और हमने ये बाहर वाले सिस्टम का भी यही है और इसका भी रख दिया। तो दो सिस्टमों का IP एक जैसा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल के लिए तो वैसे केबल से कनेक्ट नहीं है, पर ये IP नंबर हम नहीं डालेंगे। ऐसा आपका वो 10 है तो फिर एक को आप 11 दीजिएगा, ठीक है। और एक बार हम बाहर वाले को कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, वैसे तो जुड़ा हुआ। दूसरा, यदि डेटा शेयरिंग आपको करना है तो फर्स्ट ऑफ क्या करिएगा कि एक तो आपके पास माध्यमिक केबल आप ले लें, यदि ये नहीं है, और एक सिस्टम आपका जैसे लैपटॉप है, एक और सिस्टम है या लैपटॉप है, तो आप उन दोनों को हॉटस्पॉट से जोड़ सकते हैं और डेटा शेयर कर सकते हैं। दूसरा, यदि ऐसा करने में असक्षम हो पा रहे हैं आप, तो आप दोनों को मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए। एक को तो आप क्या, जैसे एक लैपटॉप है और एक डेस्कटॉप PC है, तो लैपटॉप को तो कर लीजिए वाईफाई और यानी मोबाइल के वाईफाई से कर लीजिए, और डेस्कटॉप PC को मोबाइल के केबल से कर लीजिए, जो आपका डेटा केबल आता है उससे। तो दोनों सिस्टम इनडायरेक्टली मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे
और फिर डेटा शेयरिंग आप आसानी से कर पाएंगे। खास तौर पर इस प्रकार की प्रोसीजर कई मामलों में जरूरत पड़ती है। जैसे अभी हमें कुछ दिन पहले 20 GB का डेटा मुझे अपने एक और दूसरे लैपटॉप से इस लैपटॉप को चाहिए था, और पेन ड्राइव में डेटा सक्षम नहीं था, यानी पेन ड्राइव हमारे पास 8 GB की ही थी या 16 GB की थी। तो उसने बोल दिया अनसफिशिएंट स्पेस, और छोटा छोटा टुकड़े में नहीं ले सकते, बड़ी फाइल थी। खासतौर पर बात करें तो विंडोज की बूटेबल फाइल थी, उसमें हमें समस्या आ रही थी। तो उसके टुकड़े है ही नहीं, फाइल एक ही है, उसको आप छोटे छोटे भागों में नहीं ले सकते, नहीं तो अभी 50% दूसरे टर्मों में ले सकते थे। तो फिर हमने क्या किया कि दोनों को तुरंत नेटवर्क से ऐड किया, शेयर कर दिया। शेयरिंग में डेटा जो ट्रांसफर होता है वो भी फास्ट होता है बाया डिवाइस के माध्यम से, यदि आप बात करेंगे तो उसकी अपेक्षा। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आज का मामला पेचीदा आपको लगे, लेकिन एक बार और हम जब रिवाइज करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फर्स्टली जब हम इस प्रकार की प्रोसीजर करते हैं तो अवश्य थोड़ी सी टफ लगती है, टिपिकल लगती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर भी देखते हैं। अब आसान है कि नेटवर्क से भी जुड़े हुए हैं, और नेटवर्क से इस वाले नेटवर्क से जोड़ना तो बहुत आसान है। वाईफाई लगा हुआ है, बात खत्म हो गई। सेकंड सिस्टम भी हमारा जो है वो वाईफाई से कनेक्ट है, और ये वाला भी हमारा वाईफाई से कनेक्ट है, जिसको आप देख पा रहे हैं। अब हमें यदि डेटा शेयर करना है तो क्या करेंगे? यदि वाईफाई से कनेक्ट हो गया है तो आप डेटा शेयरिंग कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। तो डेटा शेयरिंग के लिए फर्स्ट ऑफ हम, जैसे ये फाइल IMP नाम की फाइल है, सॉरी फोल्डर है, इस फोल्डर को हम शेयर करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शेयरिंग का, जिसको हमने फोल्डर के समय भी समझा था। शेयरिंग में हमने गए, यहाँ पर शेयर को क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओनली यूजर अभी यूज कर पा रहा है जो यूजर है इसका, तो यूजर में मेरा नाम ही आ रहा है, श्री ऑनर PC आ रहा है। अब हमें इसे नेटवर्क में पहुंचाना है तो इसको परमिट करना पड़ेगा एवरीवन, तो हम कर देते हैं एवरीवन। ठीक है, देन शेयर करेंगे और डन कर देंगे। सेकेंड स्टेप होता है यहीं पर एडवांस शेयरिंग, इसमें आप जाइएगा और चेक लगा दीजिएगा शेयर दिस फोल्डर। ठीक है, चेक लगाने के बाद लिमिट द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूजर कितने हैं, तो आप चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। अभी 20 है हमारे पास, इतना 20 का सेटअप भी नहीं है कि इतने को हम शेयर करना चाह रहे हैं। अभी हम फर्स्ट ऑफ 1 या 2 को ही शेयर करेंगे, तो 2 सिस्टमों के बीच में शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसको हम कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ पर जाएंगे हम परमिशन, और परमिशन में यहाँ पे ऑप्शन मांगता है। एवरीवन तो हमने कर दिया है क्योंकि सभी यूजर इसको यूज कर पाएंगे, लेकिन उन यूजर को क्या परमिशन देते हैं आप? वो सिर्फ पढ़ सके, आप चाहते हो नहीं वो चेंज भी कर सके, और आप चाहते हो नहीं वो फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल में ये हो गया कि वो चेंज भी कर पाएंगे और समय आने पर डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कहा फुल कंट्रोल, अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और क्लोज करते हैं। तो ये फोल्डर तो शेयर हो गया है। अब ये फोल्डर शेयर हो गया है, अब इसको हम दूसरे सिस्टम में कैसे यूज कर पाएंगे? तो दूसरे सिस्टम और दोनों सिस्टमों को बातें करने के लिए दोनों सिस्टमों का एक नाम होना चाहिए इजिली। दो, एक तो पिंग है जिसे हम IP बोलते हैं, तो IP नंबर से आप उनके बीच में कम्युनिकेशन करवा सकते हो। लेकिन डायरेक्टली आपको शेयर करना है, उसको खोलना है, तो आप क्या करिए, माई कंप्यूटर या दिस PC पर राइट क्लिक करिए और इसकी प्रॉपर्टीज पर जाइए। प्रॉपर्टीज पर गए, यहाँ पर आपको सिस्टम मिलेगा। अभी विंडोज 10 में थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, यहीं पे आ जाता है वैसे तो, पर अभी यहाँ पर नहीं आ रहा, आपके सिस्टम में शायद यहीं पे आ जाएगा सिस्टम प्रोटेक्शन, ये वाला ऑप्शन, इसको आप क्लिक करिए। यहाँ पर कंप्यूटर नेम ऑप्शन आ रहा है, तो इस कंप्यूटर नेम में हम जाएंगे और इसका नाम है न्यूसिस। अब आप फर्स्ट यदि कोई कंप्यूटर होगा तो उसका नाम नहीं आएगा यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, उसका नाम डाल देना है। ठीक है, अब जैसे नाम डालेंगे और ओके करेंगे तो वो सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा, एक बार सिस्टम बंद होकर के चालू हो जाएगा, तो उसका नया नाम वो ले लेगा। अब उससे नए नाम से क्या होगा, नए नाम में कुछ भी नहीं देना, जो भी आप चाहें सिस्टम प्रोटेक्शन के अंतर्गत, जैसे हमने नेम के अंतर्गत न्यूसिस दे दिया, आप अपना नाम दे सकते, दे भी रखा, फॉर एग्जांपल किचन कंप्यूटर है, मैरी कंप्यूटर किसका है, तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, आपने राम श्याम मोहन अपना नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर सेकंड दोनों का नाम समान नहीं होना चाहिए, जैसे इस सिस्टम का और जिस सिस्टम से हम शेयरिंग चाह रहे हैं उसका 1 2 3 आप ऐसा दे सकते, कोई भी न्यूसिस 1 न्यूसिस 2 ऐसा दे सकते हैं, या सिस्टम 1 सिस्टम 2 इस प्रकार से आप दे दें। ठीक है, ओके करेंगे और क्लोज कर देंगे। एक बार अभी इस पे रिस्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि इसमें नाम पहले से था, लेकिन आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो सकता है। यदि जैसे अभी लैब के सिस्टम की बात करें, यदि किसी ने दे रखा होगा तो वो भी रिस्टार्ट नहीं होगा। फिर इनके बीच में शेयरिंग को लेने के लिए आप क्या करेंगे, विंडो की प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे रन, और रन पर यहाँ पे लगाइएगा बैकस्लैश
और उस सिस्टम का नाम, इसका नाम है न्यूसिस, तो न्यूसिस ले लेंगे, एंटर करेंगे तो इसकी डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। और डायरेक्टरी में जो डायरेक्टरी नेटवर्क की डायरेक्टरी आएगी उसमें आप देखेंगे कि आईएमपी नाम की डायरेक्टरी दिखाई दे रही है। इस डायरेक्टरी में जो भी डेटा है सेम वो ऐसा कैसा वहां भी खुलेगा और वहां से आप डेटा यहां और यहां से उस सिस्टम में आप डेटा को पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो एक बार सिस्टम पे आ जाइए। अभी ये सिस्टम खुला हुआ है, हम वहां से कुछ फाइलें शेयर करते हैं। आ चलिए खोलो तो देख लो बिना आवाज। डेटा शेयरिंग में एक और छोटा सा सेटिंग हमारा छूट गया, मिस हो गया। आपको क्या करना है कि आपको नेटवर्क प्लेस पर जाना है और प्रॉपर्टीज पर जाना है। इसके बाद चेंज एडाप्टर सेटिंग को क्लिक करना है, सॉरी एडाप्टर सेटिंग में नहीं, एडवांस, चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग। यहाँ को आपको ये परमिशन देना होगा, टर्न ऑन नेटवर्क डिलीवरी, टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, है ना, और इनेबल फाइल शेयरिंग इसको भी करना है। और पासवर्ड प्रोटेक्शन को ऑफ कर देना, नहीं तो पासवर्ड मांगेगा। यदि आप चाहते हैं कि सिक्योर हमारा डेटा शेयरिंग हो तो फिर आप पासवर्ड दे, ठीक है, और नहीं चाहते हो तो पासवर्ड आप डिसेबल भी यहाँ पर रख सकते हैं। मीडिया स्ट्रीम के फाइल करते हैं वैसे शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग परमिशन। एक और ये कोचिंग में इसको जाना है आपको, कोचिंग में, और कोचिंग में ऑल फाइल को क्लिक कर देना, इसमें अप्लाई, ओके, देन इसको क्लोज कर दें। एक बार हो सकता है इसके बाद आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ सकता है। ओपन करने के लिए स्टार्ट, रन, और यहाँ पर बैकस्लैश लगाना है, फॉरवर्ड नहीं लगाना, बैकस्लैश और सिस्टम का नाम एंटर करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अभी हम बाहर वाले सिस्टम का भी नाम देख सकते हैं, एक बार उसको यहाँ ओपन करके देख लेते हैं।
हमारे उस सिस्टम का नाम है श्रीव्यू। तो हम उसको यहाँ पे ओपन करने के लिए टाइप करेंगे रन और बैकस्लैश श्रीव्यू, अब श्रीव्यू में जो भी डायरेक्टरी को परमिशन है उसको आप ओपन कर सकते हैं। ये न्यू फोल्डर को परमिशन है, तो उस फोल्डर की परमिशन आपको देनी पड़ेगी। अब इसमें प्रियंका नाम की फाइल है न्यू फोल्डर के अंतर्गत। यदि हम न्यू फोल्डर के अंतर्गत वहां से कोई फाइल डालेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। मैं एक फाइल वहां से इसमें शेयर कर दिया था, कॉपी पेस्ट से सिंपली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आसानी से शेयर हो गया। अब देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या करना है आपको। आईपी नहीं देना है जब भी नेटवर्क का कनेक्शन है वाईफाई से। वाईफाई पे तो सीधा सा सिंपल सा है कि आप मोबाइल से चलाएंगे तो कनेक्ट पे जा करके मोबाइल से जैसे वाईफाई से कनेक्ट करते हैं वैसे इसको करना है। यदि ये कर लिया है तो फिर फोल्डर को आपको शेयर करना पड़ेगा। तो किसी भी फोल्डर या डायरेक्टरी को शेयर करने के लिए जैसे हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं, न्यू पे गए, फोल्डर पे गए, कोई भी नाम आप दे दें उसका, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, शेयरिंग को क्लिक करेंगे, शेयर पे जाएंगे और यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या करेंगे, एवरीवन सिलेक्ट करेंगे और शेयर कर डन करेंगे। एडवांस पे जाएंगे, शेयर को चेक लगाएंगे, परमिशन पे जाएंगे, फुल कंट्रोल यहाँ पर दे देंगे और अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और चेक की जगह जाएंगे, ऑल फाइल कर देंगे। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस आप चाहें तो चेक हटा देना, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेटवर्क में सेकंड क्या करना है, प्रॉपर्टी माई कंप्यूटर या लिस्ट कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज बनाना, इस पीसी पर प्रॉपर्टीज पे जाना है। यहाँ पर आपको यदि पुराना सिस्टम है तो उसमें यही सिस्टम प्रॉपर्टी आ जाएगा कंप्यूटर नेम, और नहीं तो आप सिस्टम प्रोटेक्शन में चले जाइए, कंप्यूटर नेम और यहाँ पर नाम डाल दीजिए जैसे न्यूसी से, ओके करेंगे। एक बार स्टार्ट आपका सिस्टम होगा, फिर इसको एक्सेस करने के लिए विंडो की प्रेस करेंगे। एक और चीज जो नेटवर्क पे वाली करना है, और वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट एक्सेस हो ही जाता है लेकिन एक आधा ऑप्शन ये डिसेबल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी में जाएंगे, चेंज एडवांस शेयरिंग में जाएंगे और यहाँ को इनेबल कर देंगे। जैसे टर्न ऑफ नेटवर्क डिस्कवरी ऑफ होगा तो भी शेयर नहीं होगा, तो ये ऑन करना है आपको। और प्रिंटर के लिए टर्न ऑन करना है, गेस्ट और पब्लिक के लिए आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे को भी ऑन कर देना है। यूज इनेबल फाइल शेयरिंग डिवाइस दैट 40-50 बिट, इसके पे आप शेयरिंग कर सकते हैं, या प्रोटेक्टेड चाहते हैं तो प्रोटेक्टेड कर सकते हैं।
पासवर्ड देना चाहते हैं पासवर्ड, फिलहाल हम पासवर्ड नहीं दे रहे हैं यहाँ, ये करना है। एक्सेस करने का बड़ा आसान तरीका है, विंडो की प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे रन, और रन पर जाकर के उस सिस्टम का नाम टाइप करेंगे। जैसे श्रीन्यू है तो श्रीन्यू खुल जाएगा, और यदि आपको आपका सिस्टम ओपन करना है तो रन हो जाएंगे, बैकस्लैश न्यू सिस था, न्यू सिस जो भी नाम है, ये देखिए इसमें जो भी डेटा डालेंगे वो सामने वाले सिस्टम में शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम आइकॉन के अंतर्गत दिस पीसी हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, दिस पीसी हो गया, नेटवर्क प्लेस हो गया। कंट्रोल पैनल अपने आप में पूरा पैरामीटर है, तो उसको हम आगे पूरा कंट्रोल पैनल को देखने वाले हैं, एक एक स्टेप्स को हम उसमें समझेंगे जो हमारे लिए काम के। कुछ ऐसे भी हैं जिनको जरूरी नहीं लगता, उसको छोड़ देंगे, पर अधिकतर हम समझ कर चलेंगे, क्योंकि विंडोज कंसेप्ट जो एक यूजर की अच्छे से आना चाहिए वो चीजें हमें सीखना जरूरी है। एक होता है आपका यूजर डायरेक्टरी, तो ये भी हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ठीक है।